तो बच्चों प्रीवियस वीडियो लेसन्स में हमने डिस्कस किए थे कंसेप्ट ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट और मैंने साथ में स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है किस तरीके से कैलकुलेट करना है ये भी आप लोगों को समझाया था। और साथ ही में स्क्रीनिंग कांस्टेंट जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस भी मैंने आप लोगों को समझाया था। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस की कंसेप्ट भी हमने डिस्कस किए थे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस ठीक है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम जेड एस्ट्रिक से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये दो कंसेप्ट हमने समझा था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये दो कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस। आज इसी दोनों कंसेप्ट के से रिलेटेड जो है और भी हम थोड़ा एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम्स भी करेंगे और साथ ही में देखेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वेरिएशन जो है पीरियोडिक टेबल में कैसा है। ठीक, सबसे पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस का मतलब होता है, ठीक है, जो टोटल न्यूक्लियर चार्जेस होता है, ठीक है, दैट इज़ द टोटल न्यूक्लियर चार्जेस जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, जो कि बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। ठीक है, उसमें थोड़ा सा कमी आती है। ठीक है, उसमें से कुछ यानी कि कुछ वैल्यू जो है हमको क्या करना होता है, माइनस करना होता है, और उस यानी कि कांस्टेंट और वैल्यू को हम क्या कहेंगे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। मीन्स टोटल न्यूक्लियर चार्जेस जो है वो डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू दिस स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और इसी को हमने क्या नाम दिया था, इसी को हमने नाम दिया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस। ठीक है, तो ये है फार्मूला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस का जो कि हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, दिस इज द फार्मूला ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस। अब दूसरी बात हमने क्या सीखा था प्रीवियस वीडियो लेसन्स में, स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए एक रूल की ज़रूरत पड़ता है, और उस रूल का नाम हमने क्या उस रूल का नाम जो है सलाटर रूल है। ठीक है, सलाटर रूल हमने डिस्कस किए। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सलाटर रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रूल क्या कहता है, सबसे पहले तो आपको ग्रुपिंग वाइज में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने हैं। दूसरा, अगर NS और NP में, ठीक है, NP एनर्जी लेवल में या ND और NF एनर्जी लेवल में, ठीक है, ND और NF एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो वो यानी कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कितना वैल्यू कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज 0.35 एक्सेप्ट 1s। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस था, दैट इज 1s में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, वो करता है 0.30। ठीक है, तो ये रूल याद रखना है। ठीक है, दूसरा क्या था, अगर n-1 एनर्जी लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, n-1 एनर्जी शेल्स में या एनर्जी लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन्स है तो वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कितना कंट्रीब्यूट करता है, 0.85। अगर n-2 में और इससे भी नीचे जितने भी शेल्स है n-2, ठीक है, शेल और लवर शेल्स, ठीक है, लवर शेल का मतलब है कि n-2 के नीचे जितने भी शेल्स आएंगे, ठीक है, वो सारे स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1.0। ठीक है, सिग्मा वैल्यू को 1.0 कंट्रीब्यूट करता है। तो ये वैल्यू याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमने लास्ट डिस्कस किए, अगर ND, ठीक है, या मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँगा, शेल्स लाइंग, ठीक है, लाइंग, ठीक, लेफ्ट टू ND और NF, ठीक है, ND और NF, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था तो बहुत बच्चे को इसके बारे में पूछ रहे थे। तो शेल्स लाइंग लेफ्ट टू ND और ND और NF के नीचे जितने भी शेल्स हैं, ठीक है, वो सारे स्क्रीनिंग कांस्टेंट को 1.0 वैल्यू जो है कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरीके से ये है सलाटर रूल। ये रूल बहुत इम्पोर्टेंट है स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, और हमने एग्जाम्पल भी लिया था, देखो एग्जाम्पल भी, ठीक है, जिस तरीके से हमने लिथियम के केसेस में, ठीक है, लिथियम के केसेस में हमने कैलकुलेट किए थे
लिथियम के एटॉमिक नंबर क्या है 3 है। पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करना है 1s2 2s1 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इस इलेक्ट्रॉन के लिए तो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1s जो है ये हुआ n-1 शेल, ठीक है। n-1 शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो कितना कंट्रीब्यूट करता है 0.85। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा वैल्यू इज इक्वल टू कितना आएगा 2 इंटू 0.85, ठीक है। तो ये बराबर होता है बेटा, ये बराबर होता है सिग्मा वैल्यू 1.7, ठीक है। तो इस तरीके से स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू हमने क्या किया था, कैलकुलेट किया था। आज हम कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले हम ग्रुप वाइज में देखेंगे कि ग्रुप वाइज में किस तरीके से वेरिएशन रहता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस का, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्रुप वाइज में एक एग्जांपल लूँगा अल्कली मेटल्स की। आप कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, बस कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो अल्कली मेटल मैंने लिया। अल्कली मेटल में सबसे पहले लिथियम, ठीक है। लिथियम के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है तो पहले लिखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1s2 2s1, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना है तो ये रहा n-1, ठीक है, n-1। तो n-1 में अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स है तो n-1 में कोई इलेक्ट्रॉन्स है तो कितना कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज 0.35, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 इंटू कितना लिखेंगे 2 इंटू, ठीक है, 0.35, ठीक। तो ये हो गया सिग्मा और ये बराबर आता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 0.85 तो यहाँ पर आएंगे 1.7, ठीक है। 1 पॉइंट कितना आता है 7 आता है, ठीक। ये हो गया स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू। अब यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, देखो Z एस्ट्रिक दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस जो कि बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब यहाँ पर देखो Z एस्ट्रिक किसके बराबर हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे एटॉमिक नंबर 3 माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना आया हमको 1.7 और ये बराबर आएगा बेटा 1.3, ठीक है। तो ये आएंगे 1.3। तो ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस का वैल्यू, ठीक है, लिथियम के लिए। इस तरीके से आप सोडियम के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सोडियम के लिए जिसके एटॉमिक नंबर कितने हैं 11 हैं, ठीक है। इसके लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करने हैं 1s2, ठीक है, 2s2, इसके बाद 2p6, इसके बाद क्या आता है 3s1। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए तो हमको कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पर ये 2s और 2p जो है ये n-1 शेल्स है, ठीक है, और ये 1s क्या हुआ n-2 शेल, ठीक। तो इसके लिए वैल्यू लिखना है स्क्रीनिंग कांस्टेंट की। तो यहाँ पर देखो सिग्मा इक्वल टू हो जाएंगे यहाँ पे सबसे पहले n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। देखो 6 + 2 कितने हो गए 8, तो यहाँ पर आएंगे 8 इंटू और कितना कंट्रीब्यूशन होता है 0.85, ठीक है, 0.85 प्लस अब ये n-2 शेल है तो ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर आएंगे 2 इंटू 1.0 आएंगे, ठीक है, 2 इंटू 1.0। तो ये बराबर हो जाएंगे बेटा, ठीक है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू 8.8, ठीक। अब इस यानी कि सोडियम के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज Z एस्ट्रिक फॉर सोडियम, ठीक है। दिस यानी कि 3s इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर कितने हैं 11 माइनस कितने आए 8.8, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 11 माइनस क्या करने हैं आपको 8.8, तो ये बराबर आएंगे बेटा 2.2, ठीक है। दिस इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस फॉर सोडियम। इस तरीके से आप पोटेशियम के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। पोटेशियम के लिए यू कैन आल्सो कैलकुलेट फॉर पोटेशियम, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 19 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करना है पहले तो, ठीक है। तो ये आएंगे 1s2 2s2 2p6, ठीक है, इसके बाद 3s2, इसके बाद 3p6, इसके बाद कितना आएंगे 4s1। तो इसके लिए कैलकुलेट करना है,
ठीक है। तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने 4s 3s 2s के लिए कैलकुलेट किया तो इसी के लिए कर सकते हैं। आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, आप 3p के लिए कैलकुलेट करो, आप 3s में कैलकुलेट करो, कोई भी यानी कि शेल्स में इलेक्ट्रॉन जो है, सब शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के लिए आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या आएंगे, सिग्मा यहाँ पे 3s और 3p जो है ये वाला ये n-1 हुआ। ठीक है। तो इसमें टोटल कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इंटू यहाँ पर भी 0 पॉइंट कितने आएंगे 85। ठीक है। प्लस अब यहाँ पर इधर देखो ये हुआ आपका n-2, ठीक, और ये हो गया लोअर शेल्स। तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है देखो, ठीक है, 6 + 2 कितने हो गए 8, 8 तो +2 कितने हो गए 10। तो यहाँ पर आएंगे, ठीक, 10 इंटू 1 पॉइंट कितना आता है 0, कंट्रीब्यूशन कितना रहता है 1.0। तो ये बराबर आएंगे देखो आपको, ठीक है, पोटेशियम के लिए 16.8, ठीक है, 16.8। आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस हो जाएंगे बेटा 19 एटॉमिक नंबर जो कि प्रोटॉन के नंबर के बराबर है, और उसको 16.8 लगाओ तो ये भी आपको कितना आएंगे 2.2 आएंगे। ठीक है। इस तरीके से पोटेशियम के बाद रुबिडियम के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। रुबिडियम के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे रुबिडियम के लिए कैसे लिखेंगे देखो 1s2, ठीक है, 2s2, इसके बाद 2p6, ठीक है, 3s2, इसके बाद 3p6, ठीक है, 3d क्या रहता है, ठीक है, 3p6, इसके बाद 3d10, ठीक। जैसे रुबिडियम की एटॉमिक नंबर जो है 37 है, ठीक है, 37, तो सब मिलके 37 आने चाहिए आपको। तो ये हुआ 4 और 6 10 हो गए, ठीक है, ये हो गए 18, ठीक, और ये हो गए 28। अब यहाँ पे आएंगे 4s, ठीक है, और 4p6, 4s2 4p6, और यहाँ पे आएंगे 5s1। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर दिस रुबिडियम। ठीक है। तो यहाँ पर 5s में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए आपको क्या करने हैं, वैल्यू कैलकुलेट करने हैं। तो ये 4s और 4p क्या हुआ n-1 शेल, ठीक। अब यहाँ पे 3d है, ठीक है, 3p है, 3s है, ये सारे जो है n-2 है, और ये उससे भी नीचे है लोअर शेल, तो इन सब का 1.0 आएंगे और इसका आएंगे 0.85। तो टोटल देखो n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सिग्मा अगर आप कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, n-1 में कितने हैं 8, तो यहाँ पर आएंगे 8 इंटू 0.85 आएंगे, ठीक। फिर इस पे प्लस करना है, ठीक है, प्लस कर दो इसके ऊपर, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है देखो 10 ये हुआ, ठीक है, उस पे 6 प्लस कर दो 16, 16 पे 2 कर दो तो 18 हुआ, 18 पे 2 कर दो कितने हो गए 20, 26, 27, 28। तो यहाँ पर आएंगे 28 इंटू 1.0, इसको कैलकुलेट करो, ठीक है। तो ये आपको आएंगे बेटा रुबिडियम के केसेस में 34.8, ठीक है। तो ये आता है रुबिडियम की केसेस में 34.8 आता है आपको, ठीक है, 34.8। अब आप क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस जो है कैलकुलेट कर सकते हैं इसके लिए। तो देखो Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस जो है वो बराबर हो जाएंगे 37 माइनस 34.8। अब यहाँ पे कितना आया, यहाँ पर फिर से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो क्या रहता है 2.2। तो देखो यहाँ पे ये सारे ग्रुप वाइज है, अल्कली मेटल के ग्रुप वाइज, मींस डाउन द ग्रुप आप जाएंगे तो देखो ये बिल्कुल यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। अब इसी तरह रुबिडियम के बाद सीसियम का खुद से कर सकते हैं। सीसियम की एटॉमिक नंबर जो है वो आता है 55, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो और सिग्मा वैल्यू कैलकुलेट करो, तो सिग्मा वैल्यू आपको आएंगे 52.8, ठीक है।
और Z इफेक्टिव अगर आप कैलकुलेट करेंगे सीसीएम के लिए तो ये आपको मिलेगा बेटा, सीसीएम के केसेस में Z इफेक्टिव फिर से कितना रहेगा, कांस्टेंट रहेंगे 2.2। तो यहाँ से एक चीज़ हमको पता चला, ठीक है, हम लिख सकते हैं, ठीक, डाउन द ग्रुप, जितना आप ग्रुप में जाएंगे, जैसे लिथियम से हम गए कहाँ तक, ठीक है, लिथियम 2, लिथियम है, सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीसियम है, फ्रेंसम है, ठीक। तो ये हो गया ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक। अगर आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप, ठीक है, ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस दैट इज ज़ेड एस्ट्रिक जो है वो क्या हो रहा है, रिमेन सेम, वो रहता है सेम रहता है, ठीक है, रिमेन सेम। अभी हमने कैलकुलेट किया और सब के लिए वैल्यू क्या रहा, बिल्कुल सेम रहा, सिर्फ इसको छोड़ के लिथियम के लिए 1.3 आया, बाकी सब के लिए 2.2 आया। इस तरीके से 2.2, 2.2 और यहाँ पर भी 2.2, यहाँ पर भी कितने आए, 2.2, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप अगर आप किसी भी ग्रुप में जाएंगे, ठीक है, तो डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। अक्रॉस द पीरियड भी आप चेक कर सकते हैं, अगर आप पीरियड वाइज में देखेंगे, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड पीरियोडिक टेबल्स में हम एक उदाहरण लेंगे यहाँ पर अक्रॉस द पीरियड। जैसे लिथियम का आपको पता है, लिथियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस 1 पॉइंट कितना रहता है, 3, ठीक है, 1.3 रहता है। इसी तरह ब्रिलियम आता है, ब्रिलियम एटॉमिक नंबर 4, ठीक है। इसके बाद बोरॉन आता है, एटॉमिक नंबर कितने हैं, 5। कार्बन आता है एटॉमिक नंबर 6, ठीक है। नाइट्रोजन आता है एटॉमिक नंबर 7, ठीक। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, इसके बाद आता है लास्ट में नियॉन एटॉमिक नंबर 10। तो ये रहा पीरियड वाइज। पीरियड वाइज में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो मैं 2-3 एलिमेंट का करूँगा, बाकी सब आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। ब्रिलियम की अगर आप देखें, ब्रिलियम एटॉमिक नंबर 4, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करो, 1s2 2s2, ठीक है। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना है, तो एक रहा, तो ये हुआ आपका ns। ns में अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स है तो कितना कंट्रीब्यूशन करता है, वो करता है बेटा 0.35, ठीक है, इनटू क्या लिखेंगे 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे ये हो गया आपका n-1 शेल, ठीक है, n-1। तो n-1 में कितना कंट्रीब्यूशन रहता है, दैट इज 0.85, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.85 कर दो, ठीक। तो ये बराबर आएंगे आपको, ठीक है। अगर आप इस तरीके से 0.85 कर देंगे, ठीक है, ब्रिलियम के लिए, ठीक, तो ये रहेगा 2.05, यहाँ पे आएंगे 2.05। तो Z एस्ट्रिक जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं, Z एस्ट्रिक इक्वल टू एटॉमिक नंबर कितना है 4, तो यहाँ पे 4 माइनस 2.05 कर दो, तो ये वैल्यू आपको रहेगा, ठीक है, ब्रिलियम के केसेस में 1.95। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, 1.95 आया। इस तरीके से यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसका आया 1.95। बोरॉन के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो बोरॉन के लिए, ठीक है, बोरॉन एटॉमिक नंबर कितने हैं, 5, एटॉमिक नंबर 5। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करो, 1s2 2s2 2p कितना रहा 1, तो 2p में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए कैलकुलेट करने हैं। तो ये रहा आपका ns और np, ns और np में कोई इलेक्ट्रॉन है, कंट्रीब्यूशन कितना रहता है आपके स्क्रीनिंग कांस्टेंट के लिए, तो वो रहता है 0.35। तो सिग्मा इज इक्वल टू आएंगे, इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बचा कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे 2 इंटू 0.35। अब इस पे प्लस करना है, ये आपका n-1 रहा, n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, कंट्रीब्यूशन कितना रहता है 0.85। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा बेटा आपको 2.40 आएंगे। तो Z एस्ट्रिक भी निकाल सकते हैं आप, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस दैट इज एटॉमिक नंबर 5 है, माइनस कर दो 2.40, ठीक है। तो ये आएंगे आपको 5 माइनस 2.40 कर दो, तो आएंगे 2.60,
ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर इसका कितना आया 2.60 आया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस Z एस्ट्रिक। ठीक है, इस तरीके से कार्बन का भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कार्बन का देखो, अगर आपको कार्बन का करना है, एटॉमिक नंबर कितने हैं 6, तो यहाँ पे करो 1s2 2s2 2p कितना रहता है 2, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक के लिए कैलकुलेट करेंगे तो एक बचा, तो ये रहा आपके लिए ns और np। तो ns और np में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, तो यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट इक्वल टू 3 इंटू कंट्रीब्यूशन कितना रहता है 0.35 प्लस, अब ये रहा आपके लिए, ठीक है, n-1, तो n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो यहाँ पर आएंगे 2 इंटू 0.8। ठीक है, तो ये रहेगा, ठीक है, ये आपके लिए रहेंगे, ठीक, 0.85। ठीक है, तो ये रहेगा, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे फॉर कार्बन के लिए, ठीक है, कार्बन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 2.75। ठीक, तो यहाँ पे आएंगे 2.75। Z एस्ट्रिक कैलकुलेट करो, ठीक है, वो हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर 6 है, इसमें से 2.75 को माइनस कर दो, तो यहाँ पे आएंगे Z एस्ट्रिक का वैल्यू। ठीक, तो ये आएगा आपको 3.25। तो यहाँ पर देखो आप लिख सकते हैं, ठीक है, कितना आया हमको 3.25 आया, तो यहाँ पे लिखो 3.25। इसी तरह नाइट्रोजन का कर सकते हैं, देखो नाइट्रोजन का मैं यहाँ पे लिखूंगा, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 के, ठीक है, 2p कितने हैं 3, तो यहाँ पे देखो ns और np में कितने इलेक्ट्रॉन है पहले वो काउंट करो, 3 p में है, p में से 3 में से एक के लिए कैलकुलेट करना है तो ये काउंट नहीं होगा, तो बाकी कितना रहा 2, और यहाँ पे 2, तो ns और np में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा कितने हो जाएंगे 4 इंटू कंट्रीब्यूशन 0.35 रहता है, अब इसी पे प्लस करना है, n-1 ये हुआ, तो ये हो गया आपके पास 2 इंटू 0.85, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू रहेगा फॉर नाइट्रोजन, ठीक है, दैट इज 3.10 आएंगे, 3.10। तो Z एस्ट्रिक कैलकुलेट कर दो, ठीक है, यहीं से Z एस्ट्रिक इक्वल टू आएंगे, एटॉमिक नंबर कितने हैं 7 माइनस 3.10 कर दो, तो ये आएंगे 7 माइनस 3.10 करेंगे तो कितना रहा 3.90। तो ये हम लिख सकते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए आ रहा है 3.90। इस तरीके से ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करो, फ्लोरीन के लिए करो, नियॉन के लिए करो, जिस तरीके से मैंने किया है, तो आपको आएगा, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के केसेस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस का वैल्यू रहेगा बेटा 4.55, फ्लोरीन के लिए रहेगा 5.20 और नियॉन के लिए बेटा रहेगा 5.85। तो ये अक्रॉस द पीरियड था, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्जेस का वैल्यू जो है अक्रॉस द पीरियड, यहाँ से यहाँ, देखो यहाँ से यहाँ अक्रॉस द पीरियड, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड ये वैल्यू जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस का वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं Z एस्ट्रिक, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड। तो ये चीज़ याद रखना है, पीरियोडिक टेबल में पीरियड वाइज किसी भी पीरियड में अगर आप मूव हो जाएंगे तो अक्रॉस द पीरियड जो है ये वैल्यू सब के लिए क्या होता है इंक्रीज होता है, ठीक है। और डाउन द ग्रुप क्या होता है वो अभी मैंने बताया, ठीक है, डाउन द ग्रुप, ठीक, यहाँ पे देखो डाउन द ग्रुप जो है वो क्या रहता है, यानी कि सेम रहता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस का वैल्यू। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो समझ आया होगा, ठीक है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू वेरिएशन कैसा रहता है, कैलकुलेशन कैसे किया मैंने, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो है स्टार्ट करेंगे, तो इसको अच्छे से कॉपी पे नोट डाउन करो और एनसीईआरटी की किताब से भी इसको क्या करने हैं स्टडी करने हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।